हुकूमत जो विपक्ष में है वो बात नहीं सुनेंगी तो जो चुनाव है उसका बॉयकॉट किया जाएगा मुसलमानों की तरफ से, ये वाला फैसला भी होना था। क्योंकि अब हम लोग इस मुल्क में इर्रेलेवेंट होकर रह गए। दाढ़ी टोपी वाले मुसलमानों को ट्रेन पे खींच के फेंक दें और मार दें, कोई कंडम नहीं करता। कि जैसे मोहम्मद अली ज़ौहर यूनिवर्सिटी है रामपुर की, उसको गिराने की बात की गई, समाजवादी पार्टी ने अभी तक उस मुद्दे को नहीं उठाया है, आपने भी देखा होगा। तो हम जाएं कहाँ, किससे फरियाद करें कि हम 51 आदमियों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे जिसमें उलमा भी होंगे, दानिश्वर भी होंगे, जजेस होंगे और सोसाइटी के हर तबके से उस आदमी को लिया जाएगा। ये मान लें कि 3 महीने बाद जब अगली बैठक होगी तो उसमें चुनाव को बहिष्कार करने की बात भी रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कहता है कि नमाज सड़क पे नहीं पढ़ने दूंगा, औलादें कम पैदा करो अगर तुम्हारे पास मस्जिद नहीं है। लेकिन वही चीफ मिनिस्टर हरिद्वार की सड़क बंद करा देता है, कांवड़िए जाएंगे। ये है हिंदुस्तान। न फॉरवर्ड है, न बैकवर्ड है, न हम बरेलवी हैं, न देवबंदी हैं। पहले मुसलमान हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, बराबर के हकदार हैं। हक देना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन मेरा एक सवाल है, AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब वो नज़र नहीं आए, जबकि वो मुस्लिमों के एक बड़े रहनुमा होने का दावेदारी पेश करते हैं। उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया। इमरान प्रतापगढ़ी वो नहीं आए तो फिर हम मजबूर होकर ये कहेंगे आप में और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है। आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली और मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद अदीब साहब मौजूद हैं जो एक्स राज्यसभा MP रह चुके हैं, इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स IMCR के चेयरमैन हैं और एक ख़ास मौजू पर हमसे बात करने के लिए इस वक्त ऑफिस में मौजूद है। हम आपको बता दें कि 24 जुलाई को एक बड़ी बैठक हुई थी मुस्लिम उलेमाओं की, रहनुमाओं की, वकीलों की और तमाम विपक्षी पार्टियों के रहनुमाओं की भी, सियासतदानों की भी। साथ में यहाँ पर हमारे चेयरमैन थे, अदीब साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे और जिस मौजू पर जो मीटिंग हुई थी वो हम आपको बता दें कि जिस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है देश में, जिस तरीके की मुसलमानों के हालात हैं, जिस तरीके से मुसलमानों की इबादत गाह हो, चाहे वो मस्जिद हो, मदरसा हो या फिर दरगाह हो, उन सब पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें बंद कराया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर जो है बातचीत हुई थी। 24 जुलाई को इस पर बैठक हुई है एक बहुत बड़ी, और उस पर बात करने के लिए मोहम्मद अदीब साहब हमारे साथ मौजूद है। अदीब साहब, हमने इस मीटिंग को लेकर कई सारी खबरें की थी और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर 24 जुलाई को जो इतनी बड़ी मीटिंग हुई है बड़े बड़े उलेमाओं के साथ, रहनुमाओं के साथ, सियासतदानों के साथ, आप भी मौजूद थे, चेयरमैन हैं, तो आखिर मीटिंग में क्या क्या हुआ है? आप ज़रा खुलकर हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर क्या फ़ैसला लिया गया है मुसलमानों के हक़ के लिए। जी देखिए, 24 तारीख 24 जुलाई जो है मेरे हिसाब से हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए एक बहुत अहम मीटिंग थी, एक दिन था जिसमें हर मकतब फ़िक्र के लोग किसी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, किसी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, वो सब लोग सर जोड़ के बैठे थे। और जो हिंदुस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन हो रहे हैं और मुसलमानों को टारगेट करके जिस तरह से सितम ढाया जा रहा है, अदालतें खामोश हैं, सेकुलर पार्टियां वो दूर से देख रही हैं, बोल नहीं रही। ऐसे पे मुसलमान करे तो क्या करे, इसके ऊपर एक बैठक हुई थी और उस बैठक में ये 100 से ज़्यादा लोग पूरे हिंदुस्तान से आए थे। इस मीटिंग की खुसूसियत ये थी कि इसमें उलमाए कराम भी थे, इसमें दानिश्वर भी थे, इसमें पॉलिटिशियंस भी थे, इसमें वो सारे लोग थे, यानी दीनदार भी थे और दुनियादार लोग भी थे। मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील भी मौजूद थे, जजेस थे, फौज के लोग थे। सब ने एज ए मुस्लिम अपनी आइडेंटिटी को पहचानने की कोशिश करी, क्योंकि अब हम लोग इस मुल्क में इर्रेलेवेंट होकर रह गए हैं। एक पार्टी, एक सोच तो हमारे ख़िलाफ़ है कि हमें हिंदुस्तान में किस तरीके से रहना है, उन्हीं के हुक्म पे रहना पड़ेगा। लेकिन वो लोग जो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है और सबकी बराबरी है, उनकी खामोशी ने हमें परेशान कर रखा। हम अगर लिंच हों
हमारे मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले मुसलमानों को ट्रेन पे खींच के फेंक दें और मार दें, कोई कंडम नहीं करता। यहाँ तक कि जब ये सेशन ऑफ पार्लियामेंट चल रहा है, तो एक पार्लियामेंट सेशन होने से पहले, शुरू होने से पहले सारी पार्टियां बैठती हैं कि किन किन मुद्दों को उठाया जाएगा इस सेशन में। वो उठ पाए नहीं बोल पाए बात अलग है, लेकिन वो एक तैयारी होती है कि इस सेशन में ये मुद्दे होंगे। आप ताज्जुब करेंगी, इस सेशन में भी कोई एक मसला मुसलमानों से मुताल्लिक नहीं रखा गया किसी पार्टी में कि ये जो बुलडोज़र चल रहे हैं इसका क्या होगा। अदीब साहब, यहीं मैं एक बात जोड़ूंगी कि जैसे मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है रामपुर की, उसको गिराने की बात की गई, समाजवादी पार्टी ने अभी तक उस मुद्दे को नहीं उठाया है, आपने भी देखा होगा। जी, मैं आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ। सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उन सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ जो कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन बचाना चाहते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ पर कब्ज़ा हो गया, आरएसएस के लोग अपॉइंट हो गए, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो मुसलमानों की पहली यूनिवर्सिटी नहीं, हिंदुस्तान की सबसे पहली इंस्टीट्यूशन है जिसने जदीद तालीम की बुनियाद रखी थी, वहाँ जय श्री राम के नारे लगे। बना ये जामा मिलिया इस्लामिया, जिसकी पूरी तारीख़ आज़ादी हिंद के लिए रही, उन्हीं लोगों ने बनाई, और गांधी ने इसका नाम जामे मिलिया इस्लामिया रखा। वहाँ गांधी का नाम लेने वाले नहीं, गांधी के जालिमों को, सरवारकर को का 100 साला जश्न मनाने का कोशिश हुई। जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में बुलडोज़ करने की बात हुई, लेकिन ये पार्लियामेंट का मुद्दा नहीं बना, तो हम जाएं कहाँ, किससे फरियाद करें। हम लोगों ने मुश्तरका तौर पे कुछ रेजोल्यूशंस बनाए। उसमें पहला रेजोल्यूशन तो इसलिए बनाया कि हमसे 100 मीटर पे बच्चों पे अत्याचार हो रहा था, लाठी चल रही थी, उनके हिमायत में हमने एक रेजोल्यूशन पास किया, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इस मुल्क के मुस्तकबिल हैं, वो ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। उनकी हिमायत में और पुलिस के ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन पास किया। जो हमारे ऊपर जो यूनिवर्सिटीज़ पर, हमारी दरसगाहों पर बुलडोज़र चलते हैं, हमको मजबूर किया जाता है कि अब मिसाल के तौर पर उसी दिन जिस दिन ये हो रहा था, फ्राइडे को आम तौर से कोई बिल नहीं आता है, प्राइवेट बिल आता है, क्योंकि फ्राइडे को ज़्यादातर लोग चले जाते हैं सेकेंड हाफ में। उस दिन आपने राष्ट्रीय गान के नाम से वंदे मातरम को पास कराया, यानी आप हमें हमारे ऊपर रोज़ ज़र्ब करते रहें और हम खामोश रहें। उसके बाद ये तय हुआ कि जो जो हम लोगों ने रेजोल्यूशन पास किए हैं वो हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे। आप इस मुल्क के आइन की मुहाफिज हैं, फर्स्ट सिटीज़न हैं, कि आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को के दर्जे को आप कहाँ ले जाके छोड़ेंगी? तो एक ख़त हम लोगों ने उनको भेजा है, जो आज या कल में मिल गया होगा। उस पर 100 लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के हर सूबे से, कोई दानिश्वर या उलमा या पीपल ऑफ सब्सटेंस ने उस पर साइन किए। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में खेल बॉल है, उनको सोचना पड़ेगा कि जिस पोस्ट पे वो बैठी हुई हैं वो क्या संज्ञान लेती हैं। एक लेटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जा रहा है, जो आज या कल में मिल जाएगा, उस पर भी उन्हीं 100 लोगों ने साइन किए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछा है कि इस आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आप जिम्मेदार हैं। अब अगर ये लोग संज्ञान नहीं लेते
तो अपना कद नीचा करेंगे, अपने ओहदे का कद नीचा करेंगे, जहाँ वो बैठे हैं उसके विकार को मजरूह करेंगे। हम यही तो कर सकते हैं। और फिर ये तय हुआ है उसी मीटिंग में कि हम 51 आदमियों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे, जिसमें उलमा भी होंगे, दानिश्वर भी होंगे, जजेस होंगे, और सोसाइटी के हर तबके से उस आदमी को लिया जाएगा और हम मॉनिटर करेंगे। अदीब साहब, 51 लोग कुछ ज़्यादा नहीं है कमेटी के लिए? 12-13 लोग तो काफ़ी होते हैं। ऐसा है कि हमारी 12-13 तो मुस्लिम जमातें ही हैं जिनकी इन्फ्लुएंस है, उन जमात की नुमाइंदगी होगी, जजेस की नुमाइंदगी होगी, पार्लियामेंटेरियन की नुमाइंदगी होगी, और जो फ़ौज में या गवर्नमेंट सर्विस में IAS IPS में रहें उनकी नुमाइंदगी होगी। तो ये सर्किल अगर आप देखें तो ये 51 में भी दिक्कत हो रही है, इसलिए कि इस वक्त जो मुसलमान हैं वो सब जाग रहे हैं, वो आना चाहते हैं। और दूसरा जो हमारा मकसद था कि मुसलमान अपने दिलों से खौफ को निकाल दें। इस मीटिंग के बाद ये हुआ है कि हिंदुस्तान के हर कोने से लोग ऑफ़र कर रहे हैं, और जो ये चाहते थे कि हम डरा के रखें। और ये कौम जो है ये बड़ी होशियार कौम है। इसने अपने ही मज़हब के लोगों को, जिनको हम दलित कहते हैं, उनको इतना दबा के रखा कि घोड़ी पे नहीं बैठ सकते, मूछ नहीं रख सकते, जहाँ मिले पैर छू लो, सीना तान के चलोगे तो तुम्हारी खैरियत नहीं। उस हैसियत में मुसलमानों को ला के रख दिया था। तो हम लोगों की कोशिश ये है कि हम अपनी हैसियत को बरकरार रखें। इस मुल्क में जो कहा जाता है कि आइन या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मुल्क चलेगा, तो वो चलाना पड़ेगा इनको। अगर नहीं चलाएंगे तो 3 महीने के बाद हम लोग फिर बैठेंगे और फिर फैसला करेंगे कि अब क्या करना है। ये समझ लेना हुकूमत हिंद को, या जो लोग अपोजिशन में हैं, जो हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रहे हैं, उनको भी सोच लेना चाहिए कि अब हम खामोश नहीं बैठेंगे, अपने हुकूक मांग के रहेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया वो ले के रहेंगे। और अगर आपकी चुप्पी ऐसे ही रही तो फिर हम मजबूर होकर ये कहेंगे आप में और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है। अदीब साहब, इस मीटिंग में ये भी कहा गया था कि अगर हुकूमत जो विपक्ष में है वो बात नहीं सुनेंगी तो जो चुनाव है उसका बॉयकॉट किया जाएगा मुसलमानों की तरफ से। ये वाला फैसला भी होना था। ये मेरी ज़ाती राय थी और आज भी है, लेकिन जब सारे मुसलमान की जो राय, वो मेरी राय, उनका कहना ये कि अभी इतनी जल्दी फैसला न करें, 3 महीने के बाद फिर बैठेंगे, फिर कोई फैसला करेंगे। हो सकता है उस वक्त मेरी बात मानी जाए अगर ये अमल नहीं करते, लेकिन मैं तो बाउंड हूँ कि जो मुस्लिम उम्मा तय करेगी, क्योंकि पहली बार देवबंदी, बरेलवी, दरगाह के लोग, खानका के लोग, अहले हदीस, शिया, सुन्नी, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, जितने आप में हम बटे हुए हैं, ये पहली बार बैठे हैं। अदीब और साहब, मैंने जी, और ये पहली बार बैठने का मतलब आप समझें कि हम न फॉरवर्ड हैं, न बैकवर्ड हैं, न हम बरेलवी हैं, न देवबंदी हैं, पहले मुसलमान हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, बराबर के हकदार हैं। हक देना पड़ेगा तुम्हें। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बैठक है जिसमें हर पार्टी के लोग भी शामिल हुए थे। मैंने देखा कांग्रेस से भी कई सारे MP है और SP से भी कई सारे MP है। कश्मीर से महबूबा मुफ्ती साहब, वो भी आई थी। लेकिन मेरा एक सवाल है, AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब वो नज़र नहीं आए, जबकि वो मुस्लिमों के एक बड़े रहनुमा होने का दावेदारी पेश करते हैं। अफसोस हुआ मुझे, और बहुत अफसोस हुआ। मैं ये समझता था कि जो आदमी मुसलमानों से अपनी पार्टी के लिए वोट मांगता है, उसी के शहर में, उसके घर से 10 कदम पर, पार्लियामेंट के 10 कदम पर हिंदुस्तान भर के उलमा
और हिंदुस्तान भर के पीपल ऑफ सब्सटेंस मुसलमान दानिश्वर बैठे थे, उनको आना चाहिए था। लेकिन सोशल मीडिया पे उन्हीं का नाम चल रहा था और उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया। उनको दावतनामा भी गया, रिसीव भी हुआ, हमारे पास उसका रिकॉर्ड है, व्हाट्सएप पे भी है, और जो हमने कोरियर से भेजा था उसकी भी रसीद है। उनका ने मुझे हैरत में डाला, लेकिन वो खुद बताएं कि वो क्यों नहीं आए। शायद वो पूरी मिल्लत को इस काबिल नहीं समझते हैं कि वो उसके साथ बैठें, वो हमारे सुपर बॉस हो सकते हैं। हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि मैं सुपर बॉस हूँ, ये सब लोग अभी बहुत छोटे हैं क्योंकि वोट उनको ज़्यादा मिलता है, मीडिया उनको ज़्यादा कवर करती है, शायद ये उनकी सोच हो। और दूसरे एक अहम आदमी महमूद बंदी साहब, महमूद बंदी साहब उन्होंने उसी दिन, जुमे के दिन, एक अपनी मीटिंग उन्होंने रखी थी गालिबन ताल कटोरा में। ये पहली बार हुआ है कि जमात उलमा का एक सेक्शन वो उसी दिन मीटिंग करे। उनके बहुत से लोग जो बुलाए गए थे वो आना चाहते थे, उन्होंने बड़ी सिफारिश की कि हम आना चाहते हैं और गुजारिश की, लेकिन मसला ये था कि वहाँ तो सिर्फ 120 आदमियों की जगह थी, वो जलसा नहीं था। वो एक सोच के लिए एक मीटिंग रखी गई थी कि सर जोड़ के बैठो और कोई राह निकालो कि हम इस मुल्क में कैसे रहेंगे। और जो लोग नहीं आ सके थे किसी वजह से, मिसाल के तौर पर देवबंद वफ़ के जो हेड हैं, वहाँ के रेक्टर हैं, वो सफ़र पे थे, लेकिन उनका पैगाम, उनका ख़त भी आया। इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी पैगाम आया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर ने अपनी मजबूरी पहले बता दी थी कि वो सफ़र में थे, उसी दिन उनका कहीं और प्रोग्राम था, तो उन्होंने अपना पैगाम भी और मुबारकबाद भी और इसमें शिरकत करने का और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ख़त में शामिल करने की दरख्वास्त सब डाली, वो डाला गया, उनके हिसाब से गया है। पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मुजद्दिदी साहब, उसी दिन उनकी तबीयत बिगड़ी और वो बेंगलोर हॉस्पिटल में थे और अभी तक वो सेहतयाब नहीं हो पाए, उनका पैगाम भी आया। इसी तरह से खालिद रशीद फ़िरंगी महली जो लखनऊ से आ रहे थे, वो उस दिन इतना कन्फ्यूजन था कि होगा या नहीं होगा, लेकिन वो आगरे में आके फंस गए, वहाँ उनकी गाड़ी का ख़राब हुई। उन्होंने आगरे से मैसेज भेजा कि मैं रास्ते में हूँ और मैं सारे रेजोल्यूशंस जो भी मिल्लत फ़ैसला करेगी मैं उसके साथ हूँ। उनका नाम भी इसमें डाला गया है। अदीब साहब जो नहीं आ सके उन्होंने पैगाम भेजा। एक असदुद्दीन ओवैसी साहब है जिन्होंने जवाब भी नहीं दिया। जी, और जैसे नजीब जंग को बुलाया गया था, वो अमेरिका में थे, उन्होंने अमेरिका से अपना पैगाम भेजा और शरीक हुए। तो जितने लोगों को भी हम लोगों ने कहा था, उसमें से एक कांग्रेस के मिनार्टी सेल के चेयरमैन हैं इमरान प्रतापगढ़ी, वो नहीं आए, ओवैसी साहब नहीं आए और मौलाना महमूद मदनी नहीं आए। बाकी हम मशकूर हैं, एहसानमंद हैं उन सारे हजरात का जिनको हमने ख़त लिखे, वो सब आए। आगे काम कैसे होगा उस पर इत्तेफाक किया। अगली मीटिंग के लिए उन्होंने ये कह दिया कि कमेटी बनाइए और 3 महीने जायज़ा लीजिए। तो हम लोग इंशाअल्लाह कमेटी का एक हफ़्ते भर में, ये मुश्किल काम है क्योंकि हर जमात से पूछा गया है कि आप अपने नुमाइंदे दे दीजिए, और फिर मुख्तलिफ़ लोगों को जो बहुत एमिनेंट लोग हैं, जज हैं या सोशल वर्कर हैं, सिविल राइट्स के लोग हैं, उनको ख़त जा रहे हैं कि अगर आप वक्त दे सकें तो आप इस कमेटी में शामिल हों। तो हम लोगों का इरादा ये है कि हम अभी जैसी ही कमेटी फार्म होगी उसकी एक मीटिंग करके
हम सबसे पहले उत्तराखंड जाएंगे और वहाँ जायज़ा लेंगे। और जो इन्होंने सितम किए हैं, जिन लोगों ने सितम किए हैं, उसके बारे में ये कोशिश करेंगे कि इनके खिलाफ लीगल एक्शन कैसे लिया जाए, कानूनी चाराजोरी क्या है, जिन पे सितम हुआ है उनकी मदद करेंगे। फिर हम आसाम जाएंगे, फिर यूपी जाएंगे। इन 3 जगह जाने के बाद अदीब साहब, असम में तो बहुत मुसलमानों के हालात ख़राब है, आपने सुना भी है, देखा भी है। एसआईआर के मुद्दे का तो बहुत ज़्यादा ही शोर है, मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर। तो इस मुद्दे को उठाया गया था इस मीटिंग में। देखिए, हम लोगों की वजह से हुकूमत हिंद बड़ी परेशान है। हमारे नाम काटने के लिए वो एसआईआर ले आई। 100 से कम या 112 लोग शायद ये बांग्लादेशी पकड़ पाए, हालांकि अभी तक ऐलान नहीं किया है। लेकिन लाखों लाख वोट, जेन्युइन वोट काट दिए। ये जमहूरियत का मजाक उड़ाया। बंगाल में भी हुआ था, आपने देखा और होगा। ये सिर्फ हमारे लिए कि हम कहीं से पकड़े जाएं क्योंकि ये 2 इलेक्शन इसी बात पे जीत गए कि घुसपैठी पकड़नी है, इसलिए एसआईआर लाए। फिर मुसलमान, गरीब मुसलमान, उसको पनाह मिलती है, मिडिल ईस्ट में जाके नौकरी करता है। और गरीब सिख भाई पंजाब से जाता है, वो नौकरी करता है। तो इनको बेचारे को पासपोर्ट को भी काटना पड़ा कि भाई पासपोर्ट जो है नेशनलिटी नहीं है। दुनिया में आप जहाँ जाएंगे पासपोर्ट दिखाएंगे तभी नेशनल माने जाएंगे, हिंदुस्तान में नहीं। ट्रैवल डॉक्यूमेंट ये हमारे लिए किया जा रहा है, अपने मुल्क का मजाक उड़ा रहे हैं। अब डिलिमिटेशन लाया गया है कि जो 10-20 आदमी एमपी पहुंच जाते हैं उनको भी छाड़ दो। और फिर अभी जो आपने एक सवाल किया था कि वो वंदे मातरम, जी, वंदे मातरम का धन्यवाद। इसको क्यों लाया गया? सुप्रीम कोर्ट कह चुका है आप कंपलसरी नहीं कर सकते। लेकिन अब ये कौन तय करेगा कि वंदे मातरम गाया गया और इसकी बेइज्जती की गई? जिस मुसलमान को चाहेंगे कि साहब वहाँ वंदे मातरम हो रहा था, वो तो खड़ा सिगरेट पी रहा था, चलो 3 साल के लिए जेल में। वो वंदे मातरम गाया जा रहा था, मुसलमान खड़ा नहीं हुआ। तो ये हमको गिरफ्तार करने, हम पे सजाएं जुल्म ढालने का एक और तरीका अपनाया गया है। लेकिन उनसे शिकायत नहीं है। इस मुल्क में शिकायत उन लोगों से है जो हमारे नाम पर हमसे वोट लेते हैं और हमारी कोई हैसियत भी नहीं है। आज मुसलमान की हैसियत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे कहीं है ही नहीं। उन्होंने मुसलमान को ये सोच लिया है कि ये जाएगा कहाँ में वोट देगा। जब ऐसी शक्ल पैदा हो जाए, मैं समझता हूँ कि ये सोई हुई कौम अब जाग रही है, और वो जागी है। और अगर जाग गई तो बहुत नुकसान होगा इन लोगों को। अदीब साहब, 100 से ज़्यादा लोग आए हैं मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें अदालत और कानून से जुड़े लोग भी आए हैं। आप जिस तरीके के फ़ैसले अभी मुसलमानों को लेकर आते हैं अदालत से, जब उस पर बात हुई आपके उन लोगों से, तो उन्होंने इस पर क्या कहा? देखिए, अदालतों के फैसले वो फैसले हैं जो मैं बार बार कहता हूँ, अगर फैसला दिल कबूल ना करे तो वो फैसला नहीं है। और जो फैसले आ रहे हैं वो यकीनी तौर पर, मिसाल के तौर पर, जो भी फैसले इन्होंने किए हैं, कोई 12 साल के बाद छोड़ा जा रहा है, कोई 20 साल के बाद छोड़ा जा रहा है। कभी अदालत ने ये पूछा कि तुमने इनकी ज़िंदगियां छीन ली, इनके घरों में फाके करवा दिए, इनके घरों को तबाह कर बुलडोज कर दिया, और फिर कहते हो नॉट फाउंड गिल्टी? तो जो गिल्टी है उसको सज़ा क्यों नहीं दी तुमने? उन लोगों को सज़ा क्यों नहीं दी तुमने जिसने किसी तुम्हारी जवानी छीन ली, तुम्हारे बच्चों को ख़त्म कर दिया? इतने सितम के बाद 12 साल, 14 साल के बाद तुम कहते हो नॉट फाउंड गिल्टी।
अभी हाल ही में हुआ था, 12 साल बाद 2 लोगों को छोड़ा गया। घोर उल्लंघन कहा गया कि आज़ादी का घोर उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है, लेकिन फिर भी 12 साल बिना ट्रायल के वो लोग अंदर रहे। ये अदालत को देखना चाहिए था। ये अदालत क्यों नहीं बोलती है? ये हम बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, आज से नहीं, 15 साल से हम ये कह रहे हैं कि तुम 15-20 साल के बाद छोड़े जाते, उसके घर टूट जाते हैं। मैं उन माओं से मिला हूँ जिनके बच्चे यहाँ दिल्ली पढ़ने आए थे, वो मेरे कदमों पे गिर गई, बुरखा पोश नमातीन, हम अपने बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे, नहीं भेजेंगे। टकटकी लगाए अपनी दीवार दरवाजे पे देख रही कि मेरा लाल कब आएगा, और कोई तो रुखसत होगा इस दुनिया से, और अदालतों को सुनाई नहीं पड़ा। ये कोई जजमेंट है? नॉट फाउंड गिल्टी आफ्टर 12 years, आफ्टर 10 years, आफ्टर इवन आफ्टर 1 month, आपने उसको दागदार कर दिया। ये सितम है। हम नहीं जानते कि दुनिया में कहीं और भी ऐसा होता है, लेकिन ये मेरे मुल्क में हो रहा है। अदालत से जुड़े जो लोग आए थे मीटिंग में, उन्होंने इस मसले पर क्या बोला कि जिस तरीके के फैसले आ रहे हैं? देखिए, ये तो वो बताएंगे, लेकिन मैं तो जिन लोगों से मिलता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से और जजेस से, इसमें जजेस भी आए थे जी, वो खुद ये कह रहे हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ कि अदालतों पे इल्ज़ाम लग रहे हैं और मैं चीफ जस्टिस तक रहा हूँ। ये वो खुद कह रहे हैं। तो भरम ख़त्म हो गया सब जगह। किस तरह के फैसले हो रहे हैं कि नमाज, उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कहता है कि नमाज सड़क पे नहीं पढ़ने दूंगा, औलादें कम पैदा करो अगर तुम्हारे पास मस्जिद नहीं है। लेकिन वही चीफ मिनिस्टर हरिद्वार की सड़क बंद करा देता है, कांवड़िए जाएंगे। ये है हिंदुस्तान, और ये है यहाँ की जमहूरियत, और ये यहाँ की अदालतें। अदीब साहब, अभी हाल ही में सीजेपी प्रदर्शन आपने देखा होगा, उसके बाद भी आपने सुना होगा कई ऐसी खबरें आई है कि मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, जहाँ कहीं भी उन्होंने प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं या वीडियो बनाई है। इसके बारे में आपको खबर होगी? बिल्कुल, मैं जानता हूँ। अब उन बच्चों को आप सोचिए कि एक 13-14 साल की बच्ची, उससे माफ़ी मंगवाई, अब उसके यहाँ गुंडे जा रहे हैं, उसको मैच किया जा रहा है और कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमने माफ़ किया। अबे तुम्हारी माफ़ी थोड़ी है, तुमको कम माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तुम्हें माफ़ करना पड़ेगा। खुद माफ़ी मांगो, तुम किसके लिए माफ़ी मांग रहे हो? इन बच्चियों से, छोटी छोटी बच्चियों से। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब ज़माना करवट ले रहा है। नौजवान जो उठा है, ये दुनिया का दस्तूर है, जब कोई तहरीक चलती है, इनकलाब आता है, तो लीडर पैदा होता है। जंतर मंतर पे जो बच्चों ने जो मुजाहरा किया है, उसने आइडिया ऑफ इंडिया को दोबारा ज़िंदा कर दिया है। देखिए, आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने कुर्बानी दी थी, उन्होंने हिंदुस्तान को बनाया और संवारा। एक भूखे नंगे मुल्क को उसकी ज़मीन पे खड़ा कर दिया, उसको जमहूरियत का सबक सिखा दिया, उसको एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया जो दुनिया का एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन था। उसके बाद जेपी मूवमेंट आया, और जेपी मूवमेंट में जो लोग आए, उस इनकलाब के बाद उसमें लालू, पासवान, मुलायम, मैं भी उसका एक हिस्सा रहा हूँ, हम सब लोग वहाँ से निकले। लेकिन हुआ ये कि जब ये लीडर बन गए, तो इन्होंने इनकलाब नहीं लाए, बल्कि अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान वालों को वहाँ बिठा दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि मुल्क कैसे कहाँ से कहाँ चला गया। अब ये 40-50 साल के बाद इन नौजवानों ने जो इनकलाब लाए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि यही मुस्तकबिल के अब लीडर होंगे, ये मुल्क बच जाएगा।
साहब एक आखिरी सवाल ये करूँगी कि जो तमाम एसपी के एमपी आए थे, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के एमपी आए थे, इन लोगों ने क्या बात की मुसलमानों को लेकर? कैसे वो आगे अपने कदम रखेंगे, या आपने चुनाव को लेकर बात की हो उनसे? देखिए, बात यह है कि जो भी एमपी या लीडर आए, उनकी उनकी पार्टी में कोई हैसियत ही नहीं है। और हैसियत इसलिए नहीं है कि उनकी कौम उनके पीछे नहीं है। अब ये पैगाम पार्टियों को हो जाना चाहिए कि जो हमारा एमएलए या एमपी है, उसके पीछे उसकी कौम है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मुस्लिम लीडर को, चाहे एमएलए हो, एमपी हो या कुछ भी हो, हमें अपनी कौम के पीछे खड़ा होना, लीडर के पीछे। और उस लीडर की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी कौम को नज़रअंदाज मत करो। जो नेशनल इश्यूज़ हैं वो सबके हैं, चाहे किसी पार्टी का हो, किसी मज़हब का हो। जो पार्टी के इश्यूज़ हैं तो तुम्हारे इश्यूज़ हैं, लेकिन अगर कोई मिल्लत का इशू है तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तुम्हें कहना चाहिए, जैसे सिख भाई कहता है, जैसे मुख्तलिफ बिरादरियाँ कहती हैं। जब कोई पंडितों का मामला आता है तो पूरे हिंदुस्तान का पंडित एक हो जाता है। जब दलित का मामला आता है तो सारे दलित एक हो जाते हैं। तुम क्यों नहीं होते हो भाई? तुम हमारे साथ जुड़ोगे तो हम तुम्हारे वक़ार को बुलंद करेंगे। हम बताएंगे कि ये जो तुम्हारा मुस्लिम लीडर है, इसके पीछे उसकी कौम भी है। ये पैगाम अगर पहुंच गया तो चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल हो, चाहे ममता हो, या जो भी अपने को सेकुलर कहता है, उसको बहैसियत मुस्लिम लीडर शिनाख्त पहनानी पड़ेगी। आज कोई है कांग्रेस पार्टी में जो अपने कौम को, अपनी बिरादरी को पंचायत का टिकट दिला सके? कोई है अखिलेश की पार्टी में? कोई है ममता की पार्टी में, या पासवान की पार्टी, या तेजस्वी की पार्टी में? ये घूमते फिरते जो मुसलमान नाम रखते हो, ये ख़त्म करो भाई। उसको लो जिसके पीछे कौम है, और कौम हम तैयार है अपने लीडरों को पीछे अजीत कर। साहब, तेजस्वी यादव की पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी से भी कोई रहनुमा आए थे? जी, तेजस्वी की पार्टी से उनके लीडर थे, बहुत प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं, जो मिनिस्टर भी रहे हैं, फातमी साहब थे। और ममता की पार्टी से भी थे, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, इसी में आपकी लिस्ट में उनका नाम भी है। और वहाँ से मुस्लिम लीग के बशीर साहब भी थे। कोशिश हमने की कि हर पार्टी के आए, सिवाय ओवैसी साहब के। मेरा अपना ख्याल ये कि हर पार्टी के लोग आए, क्योंकि हमने ख़त सबको लिखा था। ये मान लें कि 3 महीने बाद जब अगली बैठक होगी तो उसमें चुनाव को बहिष्कार करने की बात भी रखी जाएगी, क्योंकि 3 महीने तक आप लोग जायज़ा लेंगे। ये मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं तो इस बार भी चाहता था, लेकिन मेजॉरिटी की ये ओपिनियन थी कि ये फ़ैसला आखिर में लेंगे। लेकिन 3 महीने में ये वाज़ेह हो जाएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हकीकत में संजीदगी से हमारे सवालों का जवाब देंगी, अदालतें संजीदा होंगी, और पॉलिटिकल पार्टीज़ हमको यानी हिस्सेदार नहीं बनाएंगी, ताबेदारी ख़त्म करेंगी। अगर ये मसले हो गए तो यकीनी तौर पर ये फैसला नहीं होगा। लेकिन हुआ नहीं, किया उन्होंने, तो मैं फिर अपनी मिल्लत से गुजारिश करूँगा कि एक ये भी करके देख लो, लेकिन वो मेरी ज़ाती राय है। ये आपकी ज़ाती राय है। तो चलिए, एक बड़ी मीटिंग हुई थी 24 तारीख को। ज़्यादा कुछ आप नहीं जान पाए क्योंकि उस वक्त सीजेपी का एक मूवमेंट था, वो बहुत बड़ा हो गया था, और जिसके हम लोग लगातार खबरें दिखा रहे थे इसके बारे में। लेकिन आज अदीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो मीटिंग में भी मौजूद थे। उन्होंने कई सारी बातें हमें बताई, और 100 से ज़्यादा मुस्लिम रहनुमा, उलेमा और सेकुलर पार्टी के सियासतदान जो है वो पहुँचे थे। और तमाम बातें जो हुई है वो हमने अदीब साहब के ज़रिए आपको बताने की कोशिश की है। फ़िलहाल उन्होंने देश की राष्ट्रपति को एक ख़त लिख दिया है, सीजेआई को एक ख़त लिख दिया है, और अपनी तमाम मांगें और सारी बातें जो है वो भी रख दी है। 3 महीने के बाद दोबारा से तमाम रहनुमाओं की मीटिंग होगी, और फिर तय किया जाएगा कि आखिर में क्या फ़ैसला होना है, और इन 3 महीनों में क्या कुछ बदला है, और राष्ट्रपति मैडम ने क्या कहा
क्या फ़ैसला वो करेंगी और साथ ही अदालत अब क्या फ़ैसले पर गौर करेंगी। तो तमाम बातचीत हमने अदीब साहब से की है। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।